हेलो गाइस, देखिए आज हम लोग फिर साइंस के पार्ट नंबर कितना लेके आए हैं 13 और 13 पार्ट्स में और पीछे वाले ध्यान से देखो। 13 पार्ट्स में प्रश्न का आंसर शुरू हो रहा है 61 से और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अच्छा भी है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर होता है। क्या आप लोग को याद है? यस सर। आपको याद है? आइएगा लिखिएगा। हो गया? चलिए इसको पढ़िए तो एक बार। यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित होता है। इसमें कई दोष हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें कुल 6 क्षैतिज तथा 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है। इसमें कुल 7 क्षैतिज तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है। यह आवर्त सारणी का छोटा रूप होता है। यह आवर्त सारणी का बड़ा रूप। बहुत बढ़िया। इन्होंने मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक सारणी में अंतर बताया है और लिखा भी बहुत फ्रेश है। देखिएगा ध्यान से। यह तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित होता है। यह परमाणु संख्या पर याद रखिएगा। इसमें कोई दोष होता है, माने कोई दोष है, इसमें कोई दोष है, जबकि इसमें कोई भी दोष नहीं होता है, न के बराबर होता है। इसमें कुल 6 हुआ है, ऐसा लिख देगा। पूछता भी ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिजों की संख्या कितनी होती है? 8 और ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? 8। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिजों की संख्या 7 और ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18। याद रखिएगा, ठीक है ना। यह आवर्त सारणी के छोटा रूप होता है, यह आवर्त सारणी के बड़ा रूप होता है। हो जाएगा? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 62 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी भी है और बहुत आसान भी है और हम लोग रोज प्रयोग करते हैं। मान लो कि पर्यावरण जो है उसका हम मित्र बनेंगे तो तुम्हारा जो मित्र होता है तुम उसको देख के पहचान जाते हो कि आज क्या दिक्कत है। लड़कियों का मित्र होती है वो आके उसका जगह छका लेते हैं। बताओ कितना प्रेम है में। लेकिन हमको पर्यावरण के मित्र बनना है तो हमें किन किन आदतों का अपनाना चाहिए कौन कौन सी काम पर्यावरण मित्र बनने के लिए नहीं करना चाहिए। तो क्या आप लोग को याद है? यस सर। बनेगा? यस सर। दीजिएगा। यस सर। आइए पढ़िए तो इसको समझाइए बच्चों को। पर्यावरण मित्र बनने के लिए हमें निम्नलिखित आदतों को सुधारना होगा। पहला, धुआं रहित वाहनों का प्रयोग करना होगा। दूसरा, पॉलीथीन का उपयोग ना करना चाहिए। और तीसरा, जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा, वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। और पांचवा, वृक्षारोपण करना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इन्होंने समझा ही दिया, बोल भी दिया कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले करना चाहिए कि जितना हमारी गाड़ी चल रहा है धुआं फेंकने वाला, तो इन सबको सीएनजी में बदल देना चाहिए। माने धुआं रहित उसी को आएगा जो धुआं नहीं देता है। 2 नंबर चीज में ये लिखा है बंदा कि पॉलीथीन का प्रयोग न करें क्योंकि पॉलीथीन जल्दी से गलता नहीं है और वो और प्रदूषण फैलाता है। तो पॉलीथीन न के बराबर प्रयोग करना चाहिए। 4 नंबर जल संरक्षण का बढ़ावा देना। जल को बचाइएगा तबे आपका जीवन और आगे बढ़ेगा। तो जल संरक्षण की बढ़ावा देनी चाहिए। वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। वन ही नहीं रहेगा तो वर्षा होगा, वर्षा नहीं होगा तो हम लोग पर्यावरण के मित्र कैसे बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा वन को रोकना चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 63 नंबर ध्यान से देखिएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जल संरक्षण के उपाय को लिखो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए जल संरक्षण कहते हैं किसे। क्या आप लोग को याद है? यस सर। आइएगा लिखिएगा। हो गया? चलिए पढ़िए इसको। तो जल को बचाने के लिए जल संरक्षण का इसका निम्नलिखित उपाय है। नदियों को बांधों का निर्माण करना चाहिए। छोटे गड्ढों में जल का संग्रह करना चाहिए। झीलों का निर्माण करना चाहिए। जल संग्रह का व्यवस्था की स्थापना करना चाहिए। घर के छतों से जल का संग्रह एकत्रित करना चाहिए। हो जाएगा? चलिए देखिए इन्होंने लिखा कि जल संरक्षण के उपाय। तो उपाय में देखिएगा बहुत बढ़िया उपाय लिखे। सबसे पहले जल संरक्षण क्या है? तो जल को बचाना ही क्या कहलाता है? जल संरक्षण। उपाय में एक नंबर है नदियों पर। अगर नदी को बांध नहीं बनाएंगे तो जल रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, आएगा बढ़ के चल जाएगा, दूसरा रह जाएगा।
तो जल को माने रोकने के लिए बांध का निर्माण करना चाहिए। छोटे छोटे गड्ढे में जल संग्रह करना चाहिए। गड्ढा को खोद कर रख दो, उसमें जल रुकी तब तो गाय वहीं जाकर पी, तो उसमें या कोई यूज कर सकता है। हम लोग यहाँ पानी है तो नॉर्मल है कि हम लोग पानी बहुत ज्यादा ध्यान होता है, जबकि बाहर एरिया में चले जाओ तो पानी की बहुत कीमत है, वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, खारा पानी से नहाना पड़ता है, बाहर जाकर टकरा जाए। चलो ऊपर देखो, झीलों का निर्माण करना चाहिए। झील का निर्माण हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जल एकत्रित हो जाएगा। जल संरक्षण, जल संग्रह व्यवस्था को स्थापना करना चाहिए, माने जल के बचाव खातिर कोनो व्यवस्था करेंगे चाहिए। और घर की छतों से जो बारिश होती है, तो घर की छत जो आता है तो पानी हम लोग यहाँ तो बह जाता है, लेकिन बाहर में जो है उसको एकत्रित करके उसी का प्रयोग करता है। बन जाएगा? यस सर। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 64। ध्यान दीजिएगा, 64 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है पुनर्जनन क्या है? तो पुनर्जनन किसे कहते हैं? तो क्या आप लोग याद है? यस सर। लिखिएगा। हो गया? चलिए जाइए, सुनिए, इन्होंने लिखा है पुनर्जनन का डिफिनेशन कि प्राणियों में देखिए, बच्चा मैट्रिक का है, लिखना नहीं आता है, कौन प्राणियों लिखा है, प्राणियों लिखा है, क्या लिखेगा? प्राणियों को यदि कोई टुकड़ों, मान लो भाई कोनो चेहरा का नाम जानते हो? चेहरा बिहारी भाषा, यस सर। केचुआ कहते हैं, क्या कहते हैं? केचुआ। ये आधा नर आधा मादा, जहाँ से कटवा वही जो आधा, तो ये इसमें आधा नर होता है आधा मादा। तो देखिएगा ध्यान से, प्राणियों को यदि कोई टुकड़ों में काट दिया जाए। ब्याह सुने हो? ब्याह का पेड़ देखे हो? ब्याह एक होता है पेड़, उसको कोई टुकड़ों में अगर आप काट दीजिए, कोई भी काट दीजिए, तो कोई टुकड़ों में काट दीजिए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर, माने प्रत्येक टुकड़ा में जहाँ फेंकिएगा ना वही एक नया पेड़ बना देगा, और उसी को क्या कहा जाता है? पुनर्जनन। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो देखो, काट दिया जाए तो प्रत्येक विकल्प लिखा है, प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, इसे ही पुनरुद्ध भाव या पुनर्जनन कहा जाता है। हो जाएगा? यस सर। आज का अंतिम प्रश्न है द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। तो आइए आप हमारे माध्यम से देखिए, पहले हम लिखते हैं फिर हम आपको समझाते हैं। हो गया। द्विखंडन में इसमें दो संतान की उत्पत्ति होती है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि द्विखंडन यानी कि इसमें दो संतानों की उत्पत्ति होती है। बहुखंडन इसमें कई संतानों की उत्पत्ति होती है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मतलब संतान की उत्पत्ति होती है। फिर द्विखंडन में इसमें केंद्रक निकाय एक ही बार विभाजित होता है, बल्कि बहुखंडन में इसमें केंद्रक निकाय बार बार विभाजित होता है। 3 नंबर है, इसमें कोई भी अवशोषी भाग नहीं बचता है, बल्कि इसमें अवशोषी भाग बचता है। 4 नंबर है, यह अनुकूल परिस्थिति में होता है, बल्कि यह दोनों परिस्थिति में होता है। तो आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था, हमारे सर के माध्यम से मैंने ये बताया है। तो धन्यवाद आपको ये देखने के लिए, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारा वीडियो का आइकन सबसे पहले आप सब देख सकें। मिलते हैं कई दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।